अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देखने वालों को इस नई वीडियो में वेलकम किया जाता है। आज की हमारी ये वीडियो तुर्की विजिट वीज़ा के हवाले से है। वो भाई की जो तुर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि 2025 में कैसे वो अपनी एक ऐसी फाइल तैयार करें कि जिसकी बुनियाद पर उनके तुर्की विजिट वीज़ा की रेशियो 90% तक पहुँच जाए और उनके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो। और इसके साथ ही 2025 में तुर्की विजिट वीज़ा के हवाले से क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, तुर्की विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और तुर्की विजिट वीज़ा के हवाले से कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इसका कोई पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए भाई, अगर आप अपनी कच्ची फाइल तैयार किए बगैर तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई कर देते हैं तो जो अनातोलिया एम्बेसी की फीस तकरीबन पाकिस्तानी 60,000 के करीब है, वो आपकी जाया होती है, क्योंकि आप अपनी तुर्की विजिट वीजा के हवाले से कच्ची फाइल नहीं तैयार करते और जल्दबाजी में 7-8 डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी फाइल बनाकर अनातोलिया ऑफिस जाकर सबमिट करवाते हैं और अपना 60,000 रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपना तुर्की विजिट वीजा अप्लाई करने से पहले मुकम्मल मालूमात अपने लिए इकट्ठी करें और वो तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि तुर्की विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट फाइल के साथ लगाने होते हैं, वो इकट्ठे करें और अपनी मजबूत फाइल तैयार करके अनातोलिया ऑफिस में जमा करवाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। देखिए, ये काम जल्दबाजी और जज्बात में आकर नहीं होते। इसके लिए आपको सब्र और तहम्मुल के साथ एक अच्छा प्लान करके मुकम्मल मालूमात हासिल करके फिर ही तुर्की का विजिट वीजा या कोई भी वीजा आपने अप्लाई करना हो तो अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है जिसमें आपको सब्र के साथ गुजरना होता है। ये 1 या 2 दिन या हफ्ते का काम नहीं होता। अगर आप तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि पूरा 1 महीना लगाएं अपनी एक अच्छी फाइल तैयार करने में, मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करने में। उसके बाद ही अपना तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई करें ताकि आपको 60 या 70,000 का नुकसान होने से बच सके। तुर्की सबसे छोटा स्टे कंट्री कंसिडर किया जाता है और ज्यादातर लोग अपनी मजबूत ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए तुर्की को जरूर विजिट करते हैं। तुर्की का विजिट वीजा हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि आपको बताया जाता है। तुर्की का विजिट वीजा हासिल करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री इतनी जरूरी नहीं होती। अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपको प्लस पॉइंट होता है कि आपको विजिट वीजा लगने के चांसेस मजीद ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो, आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट और वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट जो कि चाहिए होते हैं तुर्की विजिट वीजा को अप्लाई करने के लिए, वो आपके पास मौजूद हो तो तुर्की का विजिट वीजा आपको आसानी के साथ मिल जाता है। इस वीडियो में वही डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत सारे भाई ये भी कमेंट्स में सवाल करते हैं कि तुर्की की वीजा रेशियो कैसी है। देखिए, तुर्की की वीजा रेशियो मुकम्मल आपके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हों, जो कि उनके क्राइटेरिया उसके मुताबिक पूरे हों, तो तुर्की के वीजा रेशियो समझे आपके लिए 100% है, आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो और आपकी फाइल कमजोर हो, तो आपके वीजा रेशियो तकरीबन आपके लिए समझे वीजा रेशियो 20% है। उम्मीद है मेरे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे तो आपको वीजा रेशियो आपके लिए 100% है। लेकिन अगर आप अनातोलिया ऑफिस में जो अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हैं वो कमजोर हो, उसमें डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, तो आपके लिए वीजा रेशियो 20% है। चलिए, आप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपकी 2 2x2 की पिक्चर, उसके बाद आपका पासपोर्ट जो कि लास्ट 6 मंथ्स वैलिड हो, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, एम्प्लॉयड यानी कि आपकी अपनी मालूमात है, आपके पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट मुलाजम है, सरकारी मुलाजम है या आपका अपना बिजनेस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप 2-3 होनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस कंपनी में पाकिस्तान काम कर रहे हैं उनसे NOC बनवा के वो भी अपनी फाइल के साथ अटैच करें। देखिए, यहाँ बैरूनी मुमालिक से NOC लेना मुश्किल होती है, लेकिन पाकिस्तान से NOC लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। साथ ही लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो कि तकरीबन 8 से 10 या 12 लाख के करीब होनी चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, यानी मंथली आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हो और आपके अकाउंट से पैसे बाहर जा भी रहे हो। आपका अकाउंट इन यूज होना चाहिए, यानी कि मंथली आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हो और आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल भी रहे हो। ये जो 12 या 15 लाख या 8 लाख का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये आप अपने अकाउंट में एक बार ही ट्रांसफर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वजह से आपको वीजा नहीं लगता। ये आप 1 लाख 2 लाख करके मंथली अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट उनके क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी हो सके। ये तो होगी जॉब के हवाले से मालूमात। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, आपके बिजनेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, आपका NTN, आपकी टैक्स रिटर्न है, आपका NTN कम से कम 6 माह या 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है या आपके नाम पर कोई गाड़ी है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपनी फाइल के साथ अटैच करने चाहिए, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं है तो आपकी FRC, और अगर आप शादीशुदा हैं आपकी MRC होगी, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करने हैं। अगर आपके पास टूर हिस्ट्री होगी तो आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप कोई से 2 या 3 कंट्री मसलन मलेशिया, थाईलैंड, दुबई वगैरह का विजिट करके अपनी टूर हिस्ट्री बना सकते हैं, लेकिन ये लाजमी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी टूर हिस्ट्री ना भी हो, आपकी फाइल अच्छी हो, तो भी आपको वीजा इशू हो जाता है। जो हमारे भाई शादीशुदा होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होता है कि उनको वीजा इशू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो अंडर 20 एज के लड़के होते हैं उनको इतनी जल्दी वीजा इशू नहीं किया जाता। इसके पीछे जो बुनियादी वजह उससे हम सब आगाह हैं।
ये सारे इलीगल मामलात की वजह से होता है कि जो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से आगे डंकी लगा जाते हैं, उनकी इन हरकत की वजह से मजीद कानून में सख्ती की जाती है और उनसे बाद में आने वालों को वीजा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ आपको अपनी इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं जो कि $60,000 को कवर करते हो। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तुर्की विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए इकट्ठे करने होते हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाकर आप अनातोलिया ऑफिस जाते हो और जैसे ही आप अनातोलिया ऑफिस जाते हैं तो वहाँ आपको टोकन लेना पड़ता है। जैसे आपका टोकन नंबर आता है तो आपको एक पेज दिया जाता है जिसको आपने फिल आउट करना होता है। वो बहुत ही ईजी होता है, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर आपको वो पेज फिल करते वक्त कोई मसला बने, आपको किसी बात की समझ ना लगे, तो आप वहाँ के स्टाफ मेंबरान से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप अपने भाइयों दोस्तों को भी कॉल करके मालूमात ले सकते हो। किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, कोई पाबंदी नहीं होती कि आप फोन का यूज ना करें। तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करते हो तो आपको एक काउंटर पर भेजा जाता है जहां आपने अनातोलिया फीस जमा करवानी होती है। वो अनातोलिया फीस जमा करवाने के बाद उधर से आपको एक रसीद मिलती है, जो रसीद आपने दोबारा अपने पहले काउंटर पर दिखानी होती है और अपनी फाइल वहां जमा करवा कर आप वापस आ जाते हो। उसके बाद आपको 1 महीना के अंदर अंदर अनातोलिया ऑफिस से रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपका तुर्की का विजिट वीजा लगा है या नहीं लगा। जैसे ही आप अपनी फाइल अनातोलिया ऑफिस में जमा करवाते हो उसके तकरीबन 30 दिन या 45 दिन के अंदर अनातोलिया ऑफिस से आपको दोबारा रिप्लाई आता है यहाँ आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए अनातोलिया ऑफिस जाते हो, तभी आपको पता लगता है कि आपका वीजा लगा है या नहीं लगा। जब आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हो तो वहाँ इमिग्रेशन वालों को आप अपने होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाता है। आपके पास एक मुकम्मल प्लान होना चाहिए कि आप तुर्की की किस किस शहर को विजिट करोगे, आपके कौन से शहर में कौन सा होटल आपने बुक किया हुआ है। देखें भाइयों, लाइफ में कामयाब होने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन जो समझदार बंदा होता है वो रिस्क भी मुकम्मल प्लानिंग के साथ लेता है कि उसके नाकाम होने के चांसेस बहुत ही कम हो। आप कामयाब लोगों में से किसी बंदे की भी हिस्ट्री उठा लें, उन्होंने कैसे जीरो से स्टार्ट लिया और रिस्क लेकर आज वो किस मुकाम पर पहुंचे हैं। कुछ हमारे भाई होते हैं कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि मुकम्मल काम हमारा डन बेस पर हो जाए। तो ऐसे भाइयों के काम होना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन वो भाई के जिनके इतने वसाइल नहीं होते वो इस तरह का रिस्क ना लिया करें, क्योंकि इसमें कामयाबी और नाकामी दोनों मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।